सर्वाना नमस्कार। इस बड़ा महत्वपूर्ण सत्र को भाग लेने के लिए मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आभार हूँ। और पूरा देश में, खास करके केंद्र सरकार के स्तर में एक जनरली ये मानना है कि महाराष्ट्र में शुगर केन का एरिया कम होना चाहिए। बड़े बड़े विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और यूपी बिहार में इसका एरिया बढ़ना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक नापदंड है। उस नापदंड के हिसाब से ये मानना है कि कोई भी फसल, मतलब खास करके उस जैसा जिस फसल जिसका पानी बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो जैसा अभी फाल्के ने बताया कि 3000 मिलीमीटर या 300 सेंटीमीटर की पानी की आवश्यकता है। तो एक नापदंड ये है कि कोई भी फसल के लिए अगर 50% से ऊपर पानी जो जरूरत है वो अगर वर्षा से मिलता है तो वो जगह उस फसल उगाने के लिए अनुकूल है। यानी 3000 के माध्यम से हमको अगर 1500 मिलीमीटर बारिश जहां होता है वहां पे उस मतलब आराम से ज्यादा अनुकूल है, मतलब कहना। लेकिन हम देखते हैं कि तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में जहां से 500 मिलीमीटर की बारिश होता है वहां भी सबसे बढ़िया उसका फसल लेते हैं। और बाकी जो पानी है, जो 50% से ज्यादा जो पानी जरूरत होता है, वो सब हम या इरिगेशन प्रोजेक्ट या नहर से लेते हैं या फिर जमीन से। तो यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जमीन से सालों साल अगर हम लोग ज्यादा पानी लेते जाएंगे तो ये इसका प्रभाव क्या होगा। तो ये एक बड़ा एक इनिशियल शब्द के साथ मैं जो सत्र के दो स्पीकर है, एक गायकवाड़ साहब और दूसरा डॉक्टर श्रीवास्तव, दोनों से अनुरोध करता हूं को आप 45 मिनट्स टाइम अपना लेक्चर के लिए ले। आदरणीय डॉक्टर वेंकटेश शर्लू सर, त्याचप्रमाणे डॉक्टर गडाख, डॉक्टर मासाळकर, श्रीवास्तव सर आणि मित्रांनो, खरं म्हणजे साखर आयुक्त म्हणून मला फार कसरतीचं काम गेले 2 वर्ष करावं लागत आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये साधारण 45,000 कोटीचा टर्नओव्हर महाराष्ट्राचा आहे शुगर इंडस्ट्री। आणि या वर्षी नव्या दिशेने आपण जी वाटचाल सुरू केली आहे ब्राझीलच्या दिशेने, त्यामुळे साधारण दरवर्षी 5000 कोटीपेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंट प्रोडक्शनसाठी होत आहे। याचा अर्थ असा आहे की येत्या काळामध्ये साखरेचं उत्पादन कमी करणं हा एक आमचा मेजर टार्गेटचा भाग आहे। याच वर्षी आपण 10 लाख टन एवढी साखर कमी उत्पादित करू। 13.5% पर्यंत रिकव्हरी असलेला कोल्हापूर सारखा भाग आहे। आणि आजही आता 2 महिने झाले सीझन सुरू होऊन, तरी सुद्धा मराठवाडा आणि विदर्भातल्या काही कारखान्यांची रिकव्हरी 8.25 आणि 8.5 एवढी आहे। एवढ्या कमी रिकव्हरी मध्ये साखर कारखाने चालवणं परवडणारी गोष्ट नाही। पण तरी सुद्धा कोणत्या तरी कारणाने ही विशेषतः कारणामुळे मोठ्या प्रमाणावर कारखानदारी वाढत गेली। जगभरामध्ये ज्याला आपण सगळ्यात राजकीय पीक म्हणतो असं जे ऊस आहे त्याच्या ठेवून कारखानदारी वाढत गेली आहे। असं असलं तरी मला असं पण दिसतंय की 200 साखर कारखान्यांपैकी साधारण 30 ते 35 कारखाने आर्थिक दृष्ट्या प्रचंड अडचणीमध्ये आहे। बहुतेक सगळे एनपीए मध्ये गेलेले आहे आणि आता त्यांना प्लेज लोन सुद्धा मिळू शकत नाही। हायपोथिकेशनला साखर शिल्लक नाही। अशा प्रकारचा एक फायनान्शियल इनडिसिप्लिनमुळे अशा प्रकारचं चित्र पण आपल्याला दिसत आहे। दुसऱ्या बाजूला आपण म्हटलं तसं की जिथे जास्त पाऊस पडतो अशा क्षेत्रामध्ये ऊस उत्पादन नक्की जास्त येतं। रिकव्हरी पण आपली कोल्हापूरची 13.5 पर्यंत जाते। अशा वेळी की जेव्हा आपण रिकव्हरीशी संबंधित दर शेतकऱ्यांना देत आहोत, अशा वेळी जिथे रिकव्हरी जास्त आहे त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांना पैसे जास्त मिळणार आहे, हे निर्विवाद आहे। त्यामुळे हळूहळू आपण हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये यशस्वी झालो की कोणत्या कारखान्याची रिकव्हरी जास्त आहे आणि तुम्ही ऊस कोणाला घातला पाहिजे। हळूहळू हे पण होत चाललं आहे प्रिन्सिपल की ज्या कारखान्यांचं फायनान्शियल पोझिशन चांगली नाही अशा कारखान्यांना ऊस न घालण्याकडे पण कल वाढत आहे।
म्हणजे एक प्रकारची स्पर्धा निर्माण होताना आपल्याला दिसते. ही स्पर्धा मला असं वाटतं शेतकऱ्यांच्या फायद्याची ठरेल, परंतु या प्रोसेसमध्ये अनेक कारखाने बंद पण पडण्याची शक्यता आहे. आणि शुगर इंडस्ट्रीचं कन्सॉलिडेशन आता सुरू झालंय असं म्हणायला काही हरकत नाही. ज्या ठिकाणी इफिशियन्सी आहे, जिथे ऊसाचं क्षेत्र जास्त आहे, तिथे रिकव्हरी जास्त आहे, तिथे अल्टिमेटली 5 ते 10 वर्षामध्ये कारखानदारी इस्टॅब्लिश होईल आणि बाकीच्या सगळ्या ठिकाणावरून साखर कारखाने बंद पडायला हळू सुरुवात होईल. असं पण एक हे महत्वाचं वर्ष आहे. याच वर्षी इथेनॉल प्रोडक्शनसाठी केंद्र शासनाने साधारण 19,000 कोटीपेक्षा जास्त तरतूद केली आहे. त्याचा फायदा आपल्याला असा दिसतोय, की आम्ही गेल्या 6 महिन्यामध्ये साधारण 23 सहकारी कारखान्यांना एक्सपान्शनला परवानगी दिली आहे. आणि जिथे ऊस जास्त आहे, अशा ठिकाणी अ, चांगले कारखान्यांचं एक्सपान्शन होईल आणि 2,000, 2,500 टन, 3,000 टनावरून हे साखर कारखाने आता 10,000 टनाकडे वाटचाल सुरू करत आहेत. थोडक्यात काय, तर जिथे ऊस क्षेत्र कमी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये कमी एरियामध्ये मधून गाळा आहे. अशा ऊस पट्ट्यामध्ये साखर कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात वाढेल असं आज तरी चित्र दिसत. अशी कारखानदारी परवडणार नाही. त्याच वर्षी महाराष्ट्राचं ज्याचं कन्झम्पशन 35 लाख क्विंटल एवढे आहे साखर, तिथे प्रोडक्शन आपलं सुरुवात होतानाच आता 100 लाख टनाने होईल. मागच्या वर्षीची 60 लाख क्विंटल साखर शिल्लक आहे. अशा वेळी मला असं वाटतंय, की आपण पुढचे 2 वर्ष कारखाने बंद राहिले तरी साखर शिल्लक राहील असं परिस्थिती आहे. आणि त्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातले साखरेचे दर हे साधारण 24-25 रुपयाच्या आसपास आणि आपलं एम-एस-पी मात्र 31 रुपये आहे. आणि त्याच्यामध्ये एफ-आर-पीचा कॉम्पोनंट जवळ-जवळ 2875 रुपये पर टन. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एक प्रकारचं विसंगती निर्माण झाली आहे साखर कारखान्यांकडे, की कारखाने पण अडचणीत आले आहेत. आणि त्यामुळे असं दिसतंय आपल्याला, की एकीकडे साखर मोठ्या प्रमाणावर पडून आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने जर तपासलं तर 2016 मध्ये आपण दर माणशी 20 किलो साखर खात होतो. आता ती 16 किलो पर्यंत खाली आली आहे. आणि विशेषतः आता आपण तुम्ही बघितलं असेल, जवळ-जवळ 50च्या पुढचा माणूस आता बिनसाखरेचा चहा पितो, गोड खात नाही. ह्या सगळ्याचा परिणाम आपल्याला साखर धंद्यावर झालेला दिसतोय स्पष्टपणे. आणि आरोग्य एक महत्त्वाच्या सेंटर स्टेजला आल्यानंतर साखरेकडे कसं बघायचं हा एक मोठा दृष्टिकोन आपल्याला नव्याने अडॉप्ट करावा लागेल. त्याबरोबर प्रॉडक्टिव्हिटीचं आव्हान आपल्या समोर आहे. जिथे पाणी जास्त आहे अशा पूर्व कोल्हापूर सारख्या भागामध्ये रिकव्हरी कमी आहे आणि डोंगराळ भागामध्ये पश्चिम कोल्हापूरमध्ये रिकव्हरी जास्त आहे. हा मुद्दा सुद्धा आपल्याला शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला पाहिजे. फक्त 15% आपलं जे ऊसाखालचं क्षेत्र आहे ते आतापर्यंत मायक्रो इरिगेशन खाली आलंय. येत्या काळामध्ये आपल्याला किती झपाट्याने आपण 100% मायक्रो इरिगेशन कडे वळतो याच्यावर सुद्धा साखर धंद्याचं भवितव्य अवलंबून आहे. सुदैवाने काही साखर कारखान्यांनी यामध्ये चांगला प्रयत्न करून 100% पाणी हे कारखान्याला बाहेरनं घेण्याचं बंद केल्याचं पण महाराष्ट्रामध्ये काही चांगली उदाहरण आहे. म्हणजे काय, तर 100% पाणी ऊसामधलं एक्स्ट्रॅक्ट करून ते रिप्रोसेस करून डिस्टिलरीला आणि साखर कारखान्याला वापरणे, स्टीमच्या एनर्जीचा वापर प्रोडक्शनसाठी करणे, अशा प्रकारच्या काही चांगल्या प्रॅक्टिसेस आपल्या काही कारखान्यांनी सुरू केल्यात. अशा पद्धतीने जर कारखानदारी चालली, कारखानदारी आणि पर्यावरण, कारखानदारी आणि प्रदूषण, कारखानदारी आणि लो कार्बन ही सगळी जी गणितं आहे, हे सगळी गणितं आपल्याला बदलायला मदत होईल. या वर्षी आणि पुढचा वर्ष हे दोन्ही वर्ष हे साखर धंद्यासाठी फार ब्राईट असतील असं आज तरी चित्र दिसतंय. विशेषतः द्राक्ष पिकाचं अवकाळी पावसामुळे झालेलं नुकसान आणि डाळिंबाच्या बद्दल आलेला रोग आणि इतर परिणाम, त्याचबरोबर कांद्याच्या बाबतीमधले अनस्टेबल दर, या सगळ्यामुळे लोक पुन्हा एकदा ऊस कारखानदारीकडे आणि ऊसाकडे वळायला लागलेले आहेत असं चित्र दिसतंय आपल्याला. याच वर्षी आपल्याला ऊसाचं क्षेत्र साधारण मागच्या वर्षीच्या तुलनेत म्हणलं तर 3-3.5 लाख हेक्टरने वाढलं आणि पुढच्या वर्षी ह्याच्यापेक्षा जास्त ऊस लागवड होत आहे.
याचं मुख्य कारण आहे FRP. FRP एवढं अश्युअर्ड इन्कम शेतकऱ्यांना मिळतंय आणि आम्ही प्रचंड पाठपुरावा करून मागच्या वर्षी आणि या वर्षी सुद्धा 100% FRP ची रक्कम, फार निवडक 2-3 उदाहरणांचा अपवाद वगळता 100% रक्कम शेतकऱ्यांच्या अकाउंटवर जमा करण्यामध्ये यशस्वी झालो. आणि ही अमाउंट थोडी तिडकी नाही तर यावर्षी ती 27,000 कोटीच्या आसपास असेल. साधारण साखर कामगार आणि त्यांच्यावर आणि वाहतूकदारांवर होणारा खर्च विचारात घेता ही इंडस्ट्री 45,000 कोटीचा टर्नओव्हर करते महाराष्ट्रामध्ये. आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातली सुबत्ता ही या साखर धंद्यामुळे आणि कारखानदारीमुळे आली, ही बाब अजिबात टाळता येत नाही. किंबहुना अनेक साखर कारखान्यांनी चांगल्या शिक्षण संस्था चालवून या ओव्हरऑल या क्षेत्राचंच डेव्हलपमेंट करण्याचं एक चांगलं आणि मोलाची कामगिरी अशी केलेली आहे. आणि त्याकडे पण आपल्याला दुर्लक्ष करता येत नाही. हे करत असताना सस्टेनेबल ऍग्रीकल्चर ज्याला आपण म्हणतो, की पुढे पण 50 वर्षे असंच चालू राहील का? ऊसामुळे शेतीची फर्टिलिटी कायम ठेवून आम्हाला हे पीक घेता येईल का? त्याचबरोबर कार्बन लेव्हल आपल्याला सतत मेंटेन करता येईल का? वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रशिक्षणामध्ये आपल्याला गुंतवावं लागेल. त्याचबरोबर मी मागच्याच आठवड्यामध्ये पाडेगावला जाऊन आलो. पाडेगाव संशोधन केंद्र आपलं एक अतिशय उत्कृष्ट काम करत आहे. अशा ठिकाणी झालेलं ऊसाचं बेणं सुद्धा आपण सगळ्या कारखान्यांनी बेणे बदल करण्याचा मोठा कार्यक्रम घेतला पाहिजे. काही कारखान्यांचं इक्वेशन आडसाली आणि ऊसाचं प्रमाण हे विसंगत झाल्यामुळे पण रिकव्हरी कमी मला दिसते. म्हणजे मी गडाख साहेबांच्या तिथल्याच कारखान्याला गेलो होतो. 8% ऊस आडसाली आहे. असा जर कारखाना चालला तर काय होईल की रिकव्हरी खाली येणार आहे. त्यामुळे 30-35% पर्यंत आडसाली ऊस, काही प्री सीझनल ऊस, काही 30% पर्यंत सुरू ऊस, अशा प्रकारचं एक मॅनेजमेंट हे सगळ्या शेती अधिकाऱ्यांना मिळून करावं लागेल. की बेण्यामधला बदल हा ऊसाच्या बाबतीमध्ये सातत्याने करायला पाहिजे. शास्त्रज्ञ यासाठी प्रयत्न करत आहेत, परंतु नवीन व्हरायटी, अर्ली मॅच्युरिंग व्हरायटीसाठी आपल्याला गरज आहे. त्याचबरोबर तांबेराला बळी न पडणाऱ्या ऊसाच्या व्हरायटी 265 सारखी चांगली व्हरायटी काढल्यानंतर सुद्धा शेतकऱ्याचा कल आहे की सगळे शास्त्रज्ञ म्हणतात 14 महिन्यानंतर हा ऊस मॅच्युअर होतो. शेतकऱ्यांची घाई आहे की माझा 9व्या महिन्यात 11व्या महिन्यात ऊस कसा येईल. हे जी विसंगती आहे या बाबतीमध्ये साखर कारखान्यांना सुद्धा स्ट्रिक्टली एक धोरण ठेवायला पाहिजे की व्हरायटी वाईजच हार्वेस्टिंग प्रोग्राम व्हायला पाहिजे आणि कुठल्या गटाचं किती तारखेला ऊस हार्वेस्ट होईल याच्याबद्दलचं वेळापत्रक ट्रान्सपरंट पद्धतीने आपापल्या वेबसाईटवर टाकता येईल का, याच्याबद्दल पण साखर कारखान्यांना विचार करावा लागेल. कारण या सगळ्या अशा पद्धतीचा प्रोग्राम न फॉलो केल्यामुळे काही जणांची आपण सोय करू शकत असलो तरी एकंदरीतच साखर कारखानदारीचं आपण नुकसान करतो आणि ते फायनान्शियली अनव्हायबल करून टाकतो. अशा प्रकारचं चित्र आपल्याला आता स्पष्ट झालं आहे. ऊसाचे तांत्रिक पुरस्कार देताना सुद्धा या सगळ्या गोष्टी समोर आल्या आहेत की कशामुळे. म्हणून मला असं दिसतंय की 200 साखर कारखाने एका पेजवर नाही आहे. म्हणजे काय, ते एका कारखान्यामध्ये चांगली असलेली गोष्ट दुसरे साखर कारखाने कॉपी करताना दिसत नाही. अशा प्रकारच्या बेस्ट प्रॅक्टिसेसचं एखादं डॉक्युमेंटेशन विद्यापीठाने हाती घ्यावं. अगदी थोडक्यामध्ये, पिक्टोरियल फॉर्म मध्ये, डिजिटल फॉर्म मध्ये. साखर कारखाना वेगळ्या कोणत्या पद्धतीने हे करतो. आपण BSI ला सुद्धा याची विनंती केली आहे की बेस्ट इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस याच्यावर एक डॉक्युमेंट VSI ने यावर्षी तयार करावं की ज्या कारखान्या स्वतःची ऊसाची नर्सरी आहे, ज्यांनी पाणी वाचवण्यामध्ये प्रयत्न कार्बन साखर कारखान्यांची अतिरिक्त खर्च करण्याची क्षमता कमी होत असताना मला असं वाटतं जी काही इन्व्हेस्टमेंट आहे नॉलेज मध्ये करण्याची जास्त गरज आहे. म्हणून आपलं सगळं इनपुट हे नॉलेज शेतकऱ्यांना पोहोचेल. लातूरला आम्ही ट्रेनने पाणी पुरवठा केला. लातूरच्या जर जिओलॉजी पाहिली आपण तर 30-40 मीटरच्या खाली लाल खडक लॅटराइट रॉक सापडतोय. GSDAच्या शास्त्रज्ञांचं म्हणके काळी लातूरमध्ये प्रचंड पाऊस पडत असला. आता हा जो बदल आहे तो गेल्या 50,000 वर्षामध्ये जिओलॉजी मध्ये बोरवेल काढून
800 फुटाच्या पुढचं पाणी काढत आहोत. हे पाणी किमान 4,500 वर्षापूर्वी जमिनीखाली गेलेलं आहे, असं कोबाल्ट डेटिंग मध्ये लक्षात आलं आहे. याचा अर्थ काय? जर आपण 800 फुटापासून 1500 फुटापर्यंत बोरवेल काढून सुद्धा आज लातूर सारख्या भागामध्ये ऊसाचं क्षेत्र वाढताना दिसतं. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की रामायण आणि महाभारताच्या काळात गेलेलं जमिनीखालचं पाणी आत्ताची पिढी वापरून टाकत आहे. आणि हे पाणी त्या लोअर ॲक्विफर मधून काढल्यानंतर परत या लोअर ॲक्विफर मध्ये परत पाणी पुढच्या 200 वर्षात सुद्धा आपण तिथे नेऊन टाकू शकणार नाही, असं आजचं चित्र दिसत आहे. आणि त्यामुळे मला असं वाटतंय सगळ्या महाराष्ट्राचं आपण ग्राउंड वॉटर रिचार्ज मॅप्स हे GSDAच्या साईटवर टाकले आहेत. आता सर्व साखर कारखान्यांच्या शेती अधिकाऱ्यांनी हे ग्राउंड वॉटर रिचार्ज मॅप आपले बघा. प्रत्येक गटामध्ये कुठे पाणी मुरू शकतं, कुठल्या गटामध्ये माती आणि सॉईल अशा प्रकारची आहे की जिथे किंवा खडकांची रचना अशी आहे की जिथे पाणी मुरू शकत नाही, तिथे रिचार्जची प्रोबॅबिलिटी नाही. अशा प्रत्येक गटाचा नकाशा तुम्हाला GSDAच्या साईटवर बघायला मिळेल. मला असं वाटतं याचा योग्य तो वापर साखर कारखान्यांनी करून घेतला पाहिजे. किंबहुना ग्राउंड वॉटर रिचार्ज मॅप हे गावोगावचे मोठ्या प्रमाणात प्रिंट करून फ्लेक्सद्वारे आपापल्या गावात नेऊन मला वाटतं गावाच्या समोर शेतकऱ्यांना दाखवले पाहिजे की तुम्ही ऊस लावताना सुद्धा कुठल्या क्षेत्रात लावला पाहिजे आणि कुठल्या क्षेत्रात नको, असा इंडिव्हिज्युअल गट नंबर आपण आयडेंटिफाय केला आहे. आणि त्याच्यात लोअर रिचार्ज प्रोबॅबिलिटी आहे, जिथे हायर रिचार्ज प्रोबॅबिलिटी आहे, जिथे अजिबात प्रोबॅबिलिटी नाही, अशा प्रकारचं क्षेत्र आता आपण क्लासिफाय करू शकलेलो आहोत. मला असं वाटतंय GSDAच्या तांत्रिक माहितीचा वापर हा ऊस क्षेत्रासाठी निश्चित फार चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. येत्या काळामध्ये हे ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये साखर करावी, अशा प्रकारची देखील माझी अपेक्षा राहील. आजचा जो महत्वाचा विषय आहे, वाढवायचा कसा, यासाठी मला असं वाटतंय आता सीझन संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर प्रत्येक साखर कारखान्याला आम्ही एक लेखी ऑर्डर काढू की किमान 10 पेक्षा जास्त शेतकरी मेळावे मधल्या काळामध्ये पुढच्या ऑक्टोबर मध्ये सीझन सुरू होईपर्यंत प्रत्येक साखर कारखान्यांनी घेतले पाहिजे. आणि त्यामध्ये जमिनीमधला सेंद्रिय कार्बन वाढवण्यासाठी काय काय करता येईल, सोप्या उपायांच्या द्वारे हे कसं करता येईल, याच्याबद्दलचं प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी मेळावे घ्यावेत, अशा प्रकारचं आवाहन पण मी साखर कारखाना करणार आहे. सभी को सुबह का नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिवादन. माननीय डॉक्टर बी वेंकटेश्वरलू सर, द एक्स वाइस चांसलर ऑफ MPKV, डॉक्टर मार्गदर्शक मंडल के सभी सम्माननीय सदस्यगण, संयोजन समिति के सदस्यगण, श्री शेखर गायकवाड़ जी, साखर आयुक्त महाराष्ट्र, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर आयोजित होने वाले इस संगोष्ठी के जो भी प्रतिभागी गण हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है कि इसमें किसान भी जुड़े हैं, इसमें कृषि विभाग और गन्ना विभाग के लोग भी जुड़े हैं, और बाकी हमारे वैज्ञानिक गण तो हैं ही हैं. तो मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और आयोजन समिति के लोगों को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया. और मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने हमें इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्रदान किया. तो मैं सीधे विषय पे आता हूं और मैं अनुमति चाहूँगा अध्यक्ष महोदय से, श्री डॉक्टर वेंकटेश्वरलू सर से, कि चूँकि किसान भी जुड़े हैं तो मैं काफ़ी बेसिक लेवल से जाने की कोशिश करूँगा और कई चीज़ें रिपीटिशन भी हो सकती हैं, तो कृपया उसके लिए मुझे अनुमति प्रदान करें. तो प्रिय किसान भाइयों और भाइयों बहनों, हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन का मृदा स्वास्थ्य तथा गन्ना उपज व गुणवत्ता पर प्रभाव. देखिए, हमारे हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं मुंशी प्रेमचंद. हमने बहुत सबने उनकी किताबें पढ़ी हैं, कहानियां पढ़ी हैं. उन्होंने एक कहानी में लिखा था कि भारत में खेती जो है वो मौसम के साथ जुआ खेलने जैसा है. कभी मौसम जीत जाता है, कभी हम जीत जाते हैं. और ये भी एक सच्चाई है कि हमने वैज्ञानिक प्रगति बहुत कुछ किया है. हम आज खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हैं,
गन्ने में जहाँ तक बात करें तो 2030 में जो हमें अचीव करना था वो हम आज ही अचीव कर चुके हैं। हमारा जो विजन था अभी कि हम 33 मिलियन टन चीनी उत्पादन 2030 तक करेंगे, वो हमने 2019 में ही अचीव कर लिया था। तो ओवरऑल हमारी पिक्चर काफी अच्छी दिखती है। लेकिन जब हम इसको किसान के लेवल पे ले जाते हैं तो फिर थोड़ा सा उस सुंदरता में कहीं ना कहीं दाग दिखने लगता है। और उसी में प्रेमचंद जी की एक कहानी, उक्ति या उनकी जो कही हुई बात है कि खेती भारत में मौसम के साथ जुआ खेलने जैसा है, वो सही साबित होती है। तो दो चीजें मैं इसके पहले की विशेष रूप से महत्वपूर्ण इस विषय में प्रवेश करूं, दो चीजें मैं, चूंकि किसान भाई भी जुड़े हैं और हमारे कुछ जो खेती से नहीं जुड़े लोग हैं वो भी जुड़े हैं, तो बताना चाहूंगा कि जलवायु या हवामान जो अभी हमने देखा कि आपके उसमें लिखा हुआ है, और मौसम, दो चीजें होती हैं। मौसम होता है कि किसी विशेष समय में किसी विशेष जगह पे जो भी तापमान, वर्षा, नमी, उसका जो एक सम्मिलित प्रभाव है, उसको हम मौसम कहते हैं। जबकि जलवायु इस मौसम का एक जो दीर्घकालिक औसत है किसी भी जगह के लिए, किसी गांव, कस्बा, शहर या जिला, उसके लिए जब हम उसका औसत निकालते हैं 20 साल या 30 साल का, तब हम उसको जलवायु कहते हैं। तो मौसम तो रोज हमारी फसल को प्रभावित करता है, और उसमें जो परिवर्तन होता है वो हमारे जलवायु की अवधारणा को बदलता है, या उसके जो जलवायु का जो ओवरऑल प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पे, हमारी खेती पे, हमारे पशुओं पर, उसको फिर लेके हम आगे चलते हैं। तो मौसम और जलवायु मैंने यहाँ पे ये बताना चाहा। अब हम अगर विश्व स्तर पर देखें तो पिछले 100 साल में काफी परिवर्तन आया है। और अगर विश्व स्तर पे हम तापमान की बात करें तो करीब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। वर्षा में जहां तक बात है, काफी कहीं किसी किसी जगहों पे तो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, एक दिन में क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने की घटना होती है। अभी महाराष्ट्र में, पालघर में, मुंबई में काफी जगह पे एक ही दिन में 240 सेंटीमीटर तक बारिश, 400 मिलीमीटर तक बारिश ऐसे रिकॉर्ड की जाती है। तो उसका जो एक्सट्रीम है, जो क्या कहते हैं, अतिवृष्टि, उसके भी दिख रही है, और सूखा भी पड़ रहा है। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। अभी आपने उत्तराखंड में 3 दिन पहले जो घटना हुई वो देखा, अभी केदारनाथ में जो घटना हुई थी वो देखा। हमारा जो समुद्री का स्तर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, 1 से 2 मिलीमीटर एक साल में बढ़ रहा है, पिछले सेंचुरी में ऐसी देखी गई बात। और इसके नाते हमारे सुंदरबन के इलाके जो भारत के हैं, या इवन जो महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं, वहां पर भी सबमर्जेंस की स्थिति अगले 50 सालों में हम देख सकते हैं। जो हमारे खेती के लैंड है उस पर भी दिक्कत आ सकती है। हमारा जो ग्लेशियर है पिघल रहा, अभी मैंने बताया। और जो हमारा मौसम के नाते जो इंश्योरेंस या बीमा की बात, घटनाएं होती हैं, वो भी बढ़ रही है, क्योंकि मौसम का नुकसान अब हमको काफी रूप से दिखने लग गया है। इसी तरह अगर हम भारत की बात करें, अगले 100 साल की बात करें, तो आपने देखा होगा कि एक संस्था है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हर 10 साल में एक असेसमेंट रिपोर्ट देती रहती है। तो उसका अगला रिपोर्ट अभी अगले साल 22-23 में एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो AR5 के हिसाब से उन्होंने आकलन दिया है कि विश्व स्तर पर अभी जो दो जो मुख्य बातें हैं इसमें, वो ये है कि विश्व स्तर पर 2 परिदृश्य देखे गए हैं। एक तो ये कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही अगर चलते रहे तो तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि एक विभीषिका होगी, एक बहुत ही भीषण स्थिति उत्पन्न होगी हमारे सामने। 2 परिदृश्य हैं। एक तो यह है कि जिसमें कि हम जैसे चल रहे हैं, मतलब जितना हम अपना कार अकेले लेके जा रहे हैं, जितना हम जमीन की जुताई कर रहे हैं, जितना हम अपना बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो तापमान 5 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम उसमें जो मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स हैं, जिससे कि हम वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है और समस्याएं बढ़ रही हैं, अगर हम उसके प्रति सजग होकर आगे बढ़े तो हम 1.4 या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देंगे तापमान को। तो ये 2 परिदृश्य हमारे सामने हैं। लेकिन कुछ भी हम करें, ऐसा माना जा रहा है कि जो विश्व में क्लाइमेट चेंज का असर है, उसके नाते जो जमीन की सतह है वो ज्यादा गर्म होगी, और जो समुद्र की सतह है वो कम गर्म होगी। विश्व स्तर पर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, रेनफॉल बढ़ेगी, लेकिन बहुत उसमें जो
डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम और स्पेस में, जगह और समय के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें काफी परिवर्तन आएगा और अतिवृष्टि अनावृष्टि की जो घटनाएं हैं उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर करीब करीब 1 मीटर तक बढ़ जाएगा अगले 100 साल में, और करीब करीब 80 मिलियन यानी 8 करोड़ लोग जो है वो ऐसे क्षेत्रों में आ जाएंगे कि उनकी जमीन, खेती की जमीन, वो समुद्र की सतह के नीचे, मतलब समुद्र के पानी के सतह में डूब जाएगी या नीचे चली जाएगी, जिसमें कि हम खेती नहीं कर पाएंगे और खेती की जो उपज है उसमें कमी आएगी। और इसमें जो सबसे अधिक घातक प्रभाव पड़ेगा वो हमारे गरीब लोगों के ऊपर पड़ेगा। अब इसमें जैसे मैं दो परिदृश्य की बात कर रहा था कि अगर हमने कोई ध्यान नहीं दिया तो टेम्परेचर करीब 4 से 5 डिग्री या इवन 5.5 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन अगर हमने अपना एडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स अपनाया तो हम करीब करीब इसको 0.5 या 1 या 1.5 तक रोक सकते हैं। इसी तरह आप देखें तो जो मुख्य हमारा जो मेन कल्प्रिट है, जिसको हम कहते हैं मुख्य आरोपी या जो मुख्य कारक है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। आज से करीब, जब हम पिछले 100 साल का एक औसत लेते हैं, 20वीं शताब्दी जो बीती है अभी, तो 280 से 300 ppm के करीब हमारा जो है वो होता था कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में कंसंट्रेशन, जो कि अब बढ़ के 414-415 ppm तक पहुंच गया है। इसी तरह अगर ये चलता रहा तो अगले 15-16 सालों में ये 450 ppm तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है और इसके प्रति सजग रहना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है या और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, सो मेनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, तो ये जो है एक जैसे ईंट होती है हमारी घरों में, जिससे जो घर जो बनते हैं, जो उनमें ईंट लगती है, ईंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसको एक बार जब हम गर्म कर देते हैं या वो गर्म हो जाती है तो वो बहुत धीमे 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 ठंडी होती है। उसी तरीके से अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ईंट की तरह बिहेव करती है और वो टेम्परेचर को अवशोषित करके अपने अंदर रखी रहती है और बहुत धीरे धीरे कूलिंग होती है। तो इस नाते हमें लार्ज स्केल पे या बहुत लंबे समय तक गर्मी का अनुभव होता रहता है, और वो जो हमारा नियर क्लाइमेट है जिसमें कि हम रहते हैं, जिसमें हमारी फसलें विकसित होती हैं, उस पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के प्रति बहुत सजग रहना है और वो सारे प्रयास करने हैं जिससे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम सीमित रख सकें, और 414 तो पहुंच ही चुका है, तो हम इसको और ना बढ़ने दें। तो इसके कारण जो वातावरण परिवर्तन हो रहा, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वेंकटेश्वरलू सर बता रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि महाराष्ट्र में या कहीं भी, महाराष्ट्र में करीब करीब 300 सेंटीमीटर या 3000 मिलीमीटर पानी लगता है 1 हेक्टेयर में एक सीजन में गन्ना पैदा करने के लिए, और उसमें 50% अगर हम मौसम से या रेनफॉल से मिल सके तो हम उसको अच्छा मानते हैं, और बाकी हम जो है वो सिंचाई के माध्यमों से देते हैं। लेकिन सिंचाई के माध्यम क्या है, महाराष्ट्र में अभी हम ग्राउंड वाटर सिचुएशन पे आएंगे, लेकिन जो इरिगेशन हम कैनाल के थ्रू देते हैं, जिसमें कि हम पेरेनियल रिवर्स से पानी लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र की 2 प्रमुख नदियां, इसमें गोदावरी और कृष्णा भी कुछ हद तक है, इसमें देखें तो केवल 3 महीने तक हम इतना पानी अभी वातावरण परिवर्तन के दौर में पाएंगे, जिससे कि हम अपनी सिंचाई परियोजनाओं को अच्छी तरह संचालित कर सकें या पूरा पर्याप्त पानी दे सकें। मॉडरेट लेवल पे केवल जो है 3 महीना, लो लेवल पे 3 महीना है, 1 महीना मॉडरेट लेवल पे है, बाकी जो गोदावरी की अगर हम बात करें तो इसमें 5 महीना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेनफॉल की जो स्थिति होगी वो तो अलग होगी, बट जो हम सिंचाई के लिए पानी दे सकने की स्थिति में है वो पूरे भारत की सभी नदियों में एक्सेप्ट ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको छोड़ के सभी नदियों में धीरे धीरे, यहाँ तक कि जो हमारा गंगा का सिस्टम है जो कि सबसे बड़ी जो उत्तर भारत को सींचती है, उसमें भी हम देख रहे हैं केवल 5 महीने सफिशिएंट पानी रहेगा। तो इसलिए हमें अपने एक चीज को नोट कर लेना है कि हमें अपना पानी एक एक बूंद बचा के रखना है। और जो एक कहावत है, हिंदी में कहावत है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी इसका कोई ना कोई वर्जन जरूर होगा, कि वो कहते हैं अरे साहब ऐसा आयोजन किया कि पैसे को पानी की तरह बहाया। तो अब ये हमको माइंडसेट बदलना होगा, अब हमको पानी को पैसे की तरह बचाना पड़ेगा। जैसे हम पैसा बचाते हैं एक एक पैसा खर्च करने के लिए,
और पानी को हम जाने देते हैं, तो अब माइंडसेट चेंज करना होगा और पानी को पैसे की तरह बचाना होगा, न कि पैसे को पानी की तरह बचाना। ये सिचुएशन ये बयां करता है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो खेती तो छोड़ दीजिए, जो हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो इस समय करीब करीब 1400 क्यूबिक मीटर, मतलब 1400 लीटर एक साल में मिलता है। ये 2050 तक घटकर 1140 हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी जो हमारा एक ऑप्टिमम लेवल होता है 1700 क्यूबिक मीटर पर ईयर, उससे नीचे हम जा चुके हैं और आने वाले 4-5 सालों में 1341 हो जाएगा और फिर ये 1140 हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि अभी हम करीब करीब 77%, 77% जो वाटर हमको अवेलेबल है इंडिया में, वो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। बट विद दी अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, नई कॉलोनीज बन रही हैं, तो उसमें हमको फिर 77% वाटर एग्रीकल्चर के लिए चाहिए एंड वी हैव टू बी कंटेंट विद 50% और उससे भी कम पे जा सकते हैं। तो हमको पानी को बहुत ही पैसे की तरह बचाना है, इसमें बहुत पूरी तरह ध्यान देना है। अब अगर हम इस पानी की कमी और वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी बात देखें तो जो विभिन्न फसलों पे असर आएगा, एक उसके मॉडलिंग के थ्रू इसको वर्कआउट किया गया है। तो धान, गेहूं, मक्का और ज्वार, जो कि महाराष्ट्र की फसल है, एक मुख्य फसल है, ज्वार और मक्का हुआ करती थी और अभी भी है, ये निगेटिव रूप से काफी इम्पैक्ट होंगे। पोटैटो, ग्राउंडनट और कोकोनट, इनके मिक्स्ड असर पड़ेगा। लेकिन जो रबी की फसलें हैं हमारी, जो उत्तर भारत में जो जाड़े के मौसम में जैसे चना उगाया जाता है, अनियन है, और सोयाबीन आपके महाराष्ट्र में काफी स्तर पे उगाया जाता है, कैस्टर है जो कि आंध्र प्रदेश में है, काफी महाराष्ट्र में भी है, इन पर जो है पॉजिटिव असर आएगा। लेकिन मस्टर्ड और मैरीन पे मिक्स्ड असर आएगा और फ्रेश वाटर फिश पे काफी नेगेटिव असर आएगा। तो इसको हमको ध्यान में रख के अपनी जो भी क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना है, जो भी लॉन्ग टर्म क्रॉपिंग सिस्टम से एडजस्टमेंट करने हैं, वो इन मॉडल्स के जो इम्पैक्ट असेसमेंट के रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से हमको अपना फ्यूचर प्लान करना है। क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय है वो गन्ना है। तो गन्ना देखिए, महाराष्ट्र को अगर हम एग्रोक्लाइमेटिकली 4 भागों में डिवाइड करें, आप सभी इसको बहुत अच्छे बेहतर से जानते हैं, मैंने प्रयास किया है अपने हिसाब से समझने की। तो जो हमारा कोस्टल महाराष्ट्र है, कोंकण रीजन, इसमें करीब करीब 2742 मिलीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है। मध्य महाराष्ट्र गन्ने के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि केवल 728 मिलीमीटर पानी इसको वार्षिक रूप में प्राप्त होता है। मराठवाड़ा में और कम पानी मिलता है, ये मैं एनुअल रेनफॉल की बात कर रहा हूँ 861 मिलीमीटर, और विदर्भ में 1118 मिलीमीटर। तो अभी जैसा हमारे अध्यक्ष बता रहे थे, तो मैं बात कर रहा था, मैं गन्ने के विषय पे आना चाहता था। अभी तो ओवरऑल क्रॉप्स पे और कमोडिटीज पे वातावरण परिवर्तन जो हो रहा है उसका क्या ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट होगा वो बात कर रहा था। तो गन्ने को अगर हम करें तो महाराष्ट्र में मुख्यतः आपका मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, ये 2 क्षेत्र हैं जहां पर गन्ना काफी कंसंट्रेटेड है। थोड़ा बहुत विदर्भ में भी होता है। लेकिन जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने सुबह के अपने संबोधन में कहा था कि महाराष्ट्र में करीब करीब ऑन एन एवरेज, अलग अलग वेरी करता है डिफरेंट रीजन्स में, बट 3000 मिलीमीटर वाटर की जरूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर में गन्ने की खेती करने में। और अगर 50% हम उसको नेचुरल रेन से या प्रेसिपिटेशन से मीट करते हैं तो हम संभव मानते हैं कि गन्ना हम खरीद सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है एक्सेप्ट कोंकण जहाँ की गन्ना नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर गोवा साइड में होता है गन्ना, बट इधर कम गन्ना होता है। तो बाकी सभी क्षेत्रों में 1500 मिलीमीटर से कम बारिश है एक्सेप्ट विदर्भ, सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विदर्भ। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके नाते हम गन्ने की खेती छोड़ दें, ये भी मुझे लगता है एडवाइजेबल नहीं होगा। क्यों इसलिए नहीं होगा कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, अब मैं थोड़ा शुगरकेन फिजियोलॉजी को इससे जोड़ना चाहूंगा। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो शुगरकेन बीइंग ए ट्रॉपिकल ग्रास, हम सब जानते हैं कि शुगरकेन एक घास है, और घास जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पे कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहां पर तेजी से बढ़ता है, बहुत अच्छे से पनपता है। तो अगर हम इकोनॉमी अपना सकें इरिगेशन में और कम से कम पानी से हम गन्ने को उपजा सकें, तो क्लाइमेट वाइज महाराष्ट्र क्लाइमेट इज क्वाइट सुटेबल फॉर शुगरकेन कल्टीवेशन। सो
बट यस देयर इज अ स्कोप, देयर इज अ नीड आल्सो, वहां पे आवश्यकता है कि हम अपने क्रॉपिंग सिस्टम में बदलाव लाएं। और जो जिले, अब जैसे अभी लातूर की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पाया, मैं मराठी थोड़ा क्षमा करिए मुझे अभी, और तो चिन्ह और 2-1 दिन सुनूंगा तो शायद मैं समझने लगूंगा 100%, बट अभी मैं 50% ही समझ पा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि लातूर की बात, जो ये मराठवाड़ा इलाके के जिले हैं, या अहमदनगर की बात हो रही थी, यहाँ पे पानी कम है, तो ऐसे जिलों में हम अल्टरनेटिव क्रॉप्स की तरफ जा सकते हैं, जो कि sorghum है, पर्ल मिलेट है, जो कि महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी आज से 50 साल पहले की अगर हम बात करें। या इवन पिजन पी, अरहर बहुत अच्छी फसल थी महाराष्ट्र की, अभी भी काफी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होती है, बट वी कैन डाइवर्सिफाई, अभी हमारे पास काफी स्कोप है। जस्ट आई मीन मैं 2 चीजों को ही केवल इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, कि जो महाराष्ट्र में एवरेज एनुअल रेनफॉल की स्थिति है डिफरेंट रीजन्स में, और जो हम 50% इरिगेशन से दे सकते हैं। अब अगर हम मानसून या वातावरण परिवर्तन, हवामान बदलाव जो अभी आपके उसमें लिखा हुआ उसके हिसाब से बात करें, तो एक हमारे आपके महाराष्ट्र के वैज्ञानिक महोदय हैं, उन्हीं का असेसमेंट है ये, और उन्होंने मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू बरसात कितनी होगी महाराष्ट्र में अगले 40 सालों में, मतलब अगले 60 सालों में, उसको उन्होंने विजुअलाइज करने की कोशिश की है, उसकी ट्रेंड एनालिसिस की है। तो उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो अगर विंटर सीजन में हम देखें तो बहुत ज्यादा कमी नहीं आने वाली है। लेट अस बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस सिचुएशन, कि विंटर सीजन में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा नहीं, -2 to 0 मिलीमीटर पर ईयर की कमी आ सकती है। प्री मानसून की जब हम बात करते हैं, विंटर इज हियर जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल इज प्री मानसून। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो कोंकण रीजन इज ओके, इट इज गोइंग, इसको अच्छा वर्षा बढ़ने वाली है, क्लाइमेट चेंज के नाते वर्षा बढ़ सकती है। लेकिन जो ये मराठवाड़ा के जिले हैं, यहाँ पर ये लातूर इत्यादि जिले हैं, यहाँ पर भी उम्मीद है कि पॉजिटिव 2 से 4 mm तक का बदलाव होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा। बाकी जिलों में ये आपका कोल्हापुर, सतारा, सांगली, ये आपका पुणे, देन थाने एंड देन नासिक एंड अदर जिले, यहाँ पर आपका नेगेटिव होने का चांस है। लेकिन जो हमारा मानसून है, जिसमें कि हम अपना 89% महाराष्ट्र में हम रेनफॉल रिसीव करते हैं, 86-87%, इसमें हम देखें तो ये थाने और पुणे, ये 2 जिले जो हैं, ये 9 से 6 मिलीमीटर के करीब यहाँ पे पानी कम होगा पर ईयर। दिस इज पर ईयर, मिलीमीटर पर ईयर जो ट्रेंड है। तो अगले 20 साल में आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि ये 100 mm के करीब कम हो जाएगा। सो आई थिंक वी नीड टू बी केयरफुल, जो भी हमारे जिलाधिकारी, कृषि अधिकारी, गन्ना अधिकारी, ये थाने, पुणे एंड इधर इवन अहमदनगर साइड के हैं, दे कैन बी वेरी केयरफुल कि उनको क्या करना है। पोस्ट मानसून सीजन में भी हम देख रहे हैं कि मराठवाड़ा के कुछ जिलों में पॉजिटिव है, अदरवाइज ये आपका मध्य महाराष्ट्र और नॉर्थ महाराष्ट्र, यहाँ पर बरसात की कमी होगी। अगर हम इसको एनुअल देखें, चारों सीजन का मिला के, तो हम देखेंगे कि पुणे एंड थाने ये जिले काफी नेगेटिव जा रहे हैं, रीजन इज पॉजिटिव, मध्य महाराष्ट्र इज बाई एंड लार्ज पॉजिटिव एक्सेप्ट, और मराठवाड़ा जो है बाई एंड लार्ज नेगेटिव जा रहा है। तो इससे जो ट्रेंड बन के आया है, वो अगर हम एक और औसत रूप में देखें और 2040 तक क्या सिचुएशन होगा इसकी कल्पना करें, तो रेनफॉल में एक्सेप्ट परभनी, दिस इज परभनी, आई थिंक परभनी में करीब 40 से 50% है, दिस इज परसेंट चेंज बाई 2040। तो ये 40 से 50% रेनफॉल बढ़ने की संभावना है। ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर बाई एंड लार्ज देयर विल नॉट बी एनी चेंज। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि अगले 20 सालों में 2040 तक महाराष्ट्र के सभी जिलों में मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने वाला है, राइट फ्रॉम 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। दिस इज गोइंग टू अफेक्ट आवर शुगर केन क्रॉप वेरी सिग्निफिकेंटली, बहुत महत्वपूर्ण इसका असर पड़ेगा हमारे गन्ने की फसल पे। इसी तरह अगर हम देखें कि जब इसका असर पड़ेगा तो उसको भी असेस करने की कोशिश की गई है, और क्योंकि जो रेनफॉल और टेम्परेचर के नाते 2040 और 2080 में जो महाराष्ट्र में असर पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र के जिले हैं जैसे जालना या परभनी है,
यहाँ पे तो मैंने बताया था कि बारिश बढ़ेगी, एवरेज एनुअल रेनफॉल बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पे तो 20 से 30% गन्ने का उत्पादकता बढ़ सकती है। अहमदनगर, नासिक, पुणे, यहाँ पर उत्पादकता 30 से 40% घटने का खतरा है। दिस इज 2040, दिस इज 2080 तक सिचुएशन और भयानक होने की आशंका है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट है, जो ट्रेंड असेसमेंट है, उसका क्या असर गन्ने की खेती पे पड़ सकता है। तो दो चीजें इसमें उभर के आई। एक तो ये कि महाराष्ट्र में तापमान बढ़ रहा है और बढ़ते ही जाने की संभावना है, चाहे वो मिनिमम टेम्परेचर हो या मैक्सिमम टेम्परेचर हो। और पॉजिटिव चीज ये है कि रेनफॉल भी बाई एंड लार्ज नेगेटिव नहीं होगा, थोड़ा बहुत बढ़ने की संभावना है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के जो बढ़ता हुआ प्रभाव है या जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है, उसको मिटिगेट करने के लिए हम एक ही सहारा होता है हमारे पास कि हम इरिगेशन मैनेजमेंट को अपने इम्प्रूव करते हैं या उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। उसको कैसे करेंगे? तो दो साइड है। रेनफॉल तो हमारे हाथ में नहीं है, वो कैसे होगा, चेंज होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मानसून एंड अदर वेदर फैक्टर्स। ग्राउंड वाटर की सिचुएशन अगर हम देखें इंडिया में, तो यू विल फाइंड कि जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, उत्तर प्रदेश, बिहार, शायद इसी कारण, जैसा हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे, इसी कारण लोग कहते हैं कि गन्ने की खेती को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा तक ही सीमित कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर सिचुएशन बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र की जहां तक हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर सिचुएशन येलो जोन में ही है। ये नेचुरल सिचुएशन है, मैं अभी इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये स्लाइड दिखाने का पर्पज यही है कि हमको ग्राउंड वाटर से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस वी गो फॉर वेरी डीप बोरिंग, 800 मीटर, 1000 मीटर, तो मतलब बहुत ज्यादा गहरा हमको जाना पड़ेगा। देन शायद ये जनरल जो शैलो एक्विफर्स है उनका है। और एक्सप्लॉयटेशन की जहां तक बात है तो यू कैन सी दैट ऑल नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया is very badly exploited and it is already in red zone. महाराष्ट्र फॉर्चुनेटली अभी तो ग्राउंड वाटर ना होने के नाते या हमारे सजग वैज्ञानिकों और प्रशासकों के नाते ये अभी बचा हुआ है। ब्लू इज a positive indicator except 1 or 2 talukas. We are in a comfortable situation as far as groundwater exploitation is concerned in Maharashtra. ऐसे मैंने जो 2-3 बातें अभी निकल के आई इसमें कि एक तो हमारा पानी रहेगा या थोड़ा बहुत कम बेसी होगा, दूसरे मौसम का असर पड़ेगा। तो मौसम कैसे असर डालता है? एक तो हमारे फसल की वृद्धि को प्रभावित करता है, उसकी उत्पादकता को प्रभावित करता है, और उसकी जो वृद्धि दर है उसको प्रभावित, और जो वेदर असामान्य होता है, जो एब्नॉर्मलिटीज आती है, बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, ओले पड़ते हैं, पाला पड़ता है, या बहुत तेज हवाएं जाती हैं, हाई विंड्स आती हैं, तो इनके नाते हमारी फसल काफी हद तक क्षतिग्रस्त होती है। जो प्लानिंग करना है, जो मैनेजमेंट करना है, उसके लिए एग्रोक्लाइमेटिक कैरेक्टराइजेशन, मतलब हमारे जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर जो वातावरण है उसमें जो चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया अपने पिछले स्लाइड्स में, हमको अपने स्तर पर उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि 3 जो है मुख्य रूप से, जब हम मौसम के बदलाव के बारे में बात करते हैं, उसका फसलों पे असर जो आएगा उसकी बात करते हैं, तो 3-4 टर्म बहुत यूज होते हैं। एक तो रिस्क क्या है? तो रिस्क वो चीज है कि जो भी हमको, जैसे अतिवृष्टि है, बढ़ता हुआ तापमान है, उसका कितना हद तक हमारे ऊपर असर पड़ेगा, उसके अंदर कितनी क्षमता है हमको नुकसान पहुंचाने की, दैट इज कॉल्ड रिस्क, वो खतरा होगा। देन वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब हम कितने नाजुक हैं, हम उसके प्रति क्या कहते हैं, सेंसिटिव हैं, हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, घातक असर डालेगा। तो जो हमारी उसके प्रति नाजुक हम बने हुए हैं, वो नाजुक होना हमारा वल्नरेबिलिटी। और एक टर्म मतलब हमारी कितनी क्षमता है कि जो नुकसान हमको वो पहुंचा रहा है, विपरीत दशा पहुंचा रही है, तो हम कितनी जल्दी, कितने कम से कम नुकसान में उसको हम पूरा कर सकते हैं, जल्दी से और कम से कम नुकसान में हम उसको सह सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को लेके इन रेजिलियंस की जब हम बात करते हैं कि जो मौसम के विपरीत दशाओं से हमारे ऊपर जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा,
उसको हम 3 तरीके से रोक सकते हैं। एक तो जो पोटेंशियल रिस्क है, जो खतरा है, और जो जितना वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम पहचान करें, उसकी आइडेंटिफाई करें हम। जैसे कि अभी हमने मॉडल के थ्रू बताया कि किन जिलों में पानी कम हो सकता है, किन जिलों में रेनफॉल बढ़ सकती है, तो उसको हम बात करें। देन हमारी जो किसानों की एडेप्टिव कैपेसिटी है, उसको सहने की क्षमता है, उसके साथ चलने की क्षमता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम अभी बात हो रही थी कि हम ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी उनको दे सकते हैं, पावर सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं, रूरल रोड कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उनको क्रेडिट इंश्योरेंस दे सकते हैं, सो मेनी फैक्टर्स, जिससे कि हम उनकी एडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं किसानों की। और जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे हमारा स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, वेदर है, SDRF, NDRF, इनके बीच जो है वो इंटरेक्शन बढ़ा के जो ट्रांसमिशन शॉक्स आते हैं, पता चला कि तब कुछ घटना हो गई, उसके बाद हमको पता चलता है, तो ट्रांसमिशन शॉक्स को हम कम कर सकते हैं। तो दो चीजें इसमें समझ में जो अभी निकल के आई, जितनी बात मैंने की। तो देखिए, जब हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, तो हम अभी आएंगे, आपको टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे, तो उसमें 3 चीजें हमको करनी होती है कि हमको ऐसा कुछ करना है कि हमको खेती की या गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाते रहना है, उसको कम नहीं होने देना है, और जो उस पर वातावरण का या क्लाइमेट का, जलवायु का जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमको जो अनुकूलन करना है और जो हमारी जो एग्रीकल्चर के नाते, खेती के नाते जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम वातावरण में डाल रहे हैं, उसको भी हमको कम करना है, जिससे कि उसका विपरीत प्रभाव हमारे खेती पर कम से कम पड़े। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ सीधे सीधे, और गन्ने की बात करता हूँ। तो देखिए, अभी हमने 3 चीजें आपको बताई कि हमारा जो वातावरण है उसमें पानी कम ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो हमारा इंटेंसिव खेती हुआ है, जो हमने बहुत ही हर समय, हर मौसम में, और अधिक से अधिक खाद दे के, अधिक से अधिक खेत पानी लगा के जो फसलों को उगाया है, उसके नाते क्या हुआ है कि पूरा दुनिया के लेवल पे हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, मृदा जैविक कार्बन है, उसमें काफी कमी आई है। जो कभी 0.7% होता था ओवरऑल वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से, वो 50% तक आ गया है, और थोड़ा सा हमने उसको बढ़ा के 0.4 तक, कुछ जब हम पिछले 10 सालों में, 20 सालों में सजग हुए हैं, तो ये बढ़ने लगा है। बट स्टिल काफी कुछ हमको भरना है, भरपाई करना है। और अगर अब हम थोड़ा सा देखें कि जो हम बात करते हैं आजकल, अभी पोषक तत्व देते हैं, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा देते हैं अपनी खेती में, और उसका अगर हम भारत में उसका प्रयोग देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर उत्तर भारत में, और महाराष्ट्र में भी कुछ इलाके में देखिए, जैसे ये आपका, हमें लगता है सोलापुर और सांगली और ये कोल्हापुर सतारा वाला बेल्ट, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर भी काफी मात्रा में हम नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं, जो हम असंतुलित उर्वरक प्रबंधन की ओर जा रहे हैं, पोषक तत्व प्रबंधन की ओर जा रहे हैं। अब मैं गन्ने पे वापस आता हूँ, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय की इच्छा है। तो मित्रों, 2-3 बातें मैं करना चाहता हूं कि एक तो ऑर्गेनिक कार्बन की बात मैं अभी कर रहा था, और दूसरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी हम बात करते हैं। तो कई बार बीच में ये विमर्श उत्पन्न होता है कि क्या ऑर्गेनिक फार्म में कोई फसल नाइट्रोजन लेती है क्या? सब लोग कहते हैं कि वो तो लेगी, इनऑर्गेनिक में ही, नाइट्रेट में ही, या अमोनिकल फार्म में ही। तो अभी एक ये 2015 में नेचर क्लाइमेट चेंज में एक पेपर आया था, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे उसका निष्कर्ष रखने की कोशिश की है। उन्होंने नाइट्रोजन का अपटेक जो गन्ने द्वारा होता है उसको स्टडी किया, माइक्रो डायलिसिस टेक्निक एक होती है उसके हिसाब से। तो उन्होंने देखा कि जो यूरिया जहाँ पे उन्होंने दिया था, वहाँ पे ये डिफरेंट फ्लक्स हैं सॉइल में, मतलब मिट्टी में कितना नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है पौधों को, जड़ों को अवशोषित होने के लिए। तो आप देखेंगे कि नाइट्रेट में भी, और अमोनिकल फार्म में, और ऑर्गेनिक, ये 3 है। हरा ऑर्गेनिक है, ये अमोनिकल फार्म है, ये नाइट्रेट फार्म है। तो नाइट्रेट में भी ज्यादा होता है जितना पौधा, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जितना पौधे की क्षमता है वो लेने की वो है, और ये बड़ा गोला जो है ये उपलब्धता है। तो नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों ही बहुत ज्यादा उपलब्ध होते हैं पौधे की अवशोषण क्षमता के तुलना में, जबकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा इसकी क्षमता अधिक है लेकिन उपलब्धता कम है। इसी तरह जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, कुछ जो हमारे मैन्योर्स हैं, कंपोस्ट है,
FYM है, ये जब डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो भी नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, बट अमोनिकल मात्रा में कम मात्रा में उपलब्ध होता है। और करीब करीब ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स जो कि पौधा ले सकता है गन्ना, वो भी थोड़ा सा कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जब हम कुछ नहीं डालते हैं तब तो स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ दिखाना चाहता था कि नॉर्मली जब हम यूरिया डालते हैं, जो कि हमारा एक नॉर्मल एक आजकल प्रैक्टिस हो गया है किसानों के बीच, हम सभी के बीच, तो जो उपलब्ध नाइट्रोजन है सॉइल में वो पौधे की क्षमता से बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो तीनों स्थिति में, जहां पे कि हमने खाद नहीं डाला, जहां पे कि हमने केवल कार्बनिक खाद डाला और जहां पे यूरिया डाला, तीनों ही अवस्था में करीब करीब 20 नैनोमोल या 20% अगर हम कह लें इसको 100 मानते हुए, ऑर्गेनिक फार्म में गन्ने की फसल नाइट्रोजन का अवशोषण करती है 20%। तो इस नाते अब हमें इस तरफ जाना होगा, इस चीज को वैज्ञानिक मानते हुए कि गन्ने की फसल ऑर्गेनिक सोर्सेज को, जो जैविक सोर्स है, जो खाद है, मैन्योर है, उनको, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा था कि जो गन्ने की फसल है वो ऑर्गेनिक 20% अपने टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट का 20% ऑर्गेनिक फार्म में ही अपटेक करती है, डायरेक्ट अपटेक करती है। तो मैंने इसको कंपाइल किया पूरे इंडिया की लेवल पे, तो आप देखेंगे कि भारत को 4-5 क्षेत्रों में बांटा गया है जो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र हैं। उसमें आप देखेंगे जब हमने केवल फर्टिलाइजर दिया तो पेनिनसुलर जोन, जिसमें कि महाराष्ट्र आता है, 101 टन प्रति हेक्टेयर यील्ड आई। लेकिन जब हमने सॉइल टेस्ट के हिसाब से, जो आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहा है, उसमें जिन पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उसके हिसाब से देखें तो 130 है। लेकिन जब हमने इंटीग्रेटेड दिया, सॉइल टेस्ट बेस्ड आपका न्यूट्रिएंट दिया, खाद से मतलब उर्वरकों से, फर्टिलाइजर से, और मैन्योर दिया, ऑर्गेनिक मैन्योर दिया, देन इट वाज इंक्रीज्ड अप टू 116.3 टन पर हेक्टेयर। एंड दिस वाज नॉट, और ये केवल गन्ने की उपज तक सीमित नहीं था, ये चीनी की उपज पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, जहां पे केवल 16.1 सॉइल टेस्ट बेस्ड पे आया था। जब हमने सॉइल टेस्ट बेस्ड करके उसको ऑर्गेनिक मैन्योर से मिलाया तो ये 17 टन प्रति हेक्टेयर चीनी की उपज मिली। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गन्ने की वातावरण जो परिवर्तन की दशा में जो असर आ रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम रिकमेंडेड जो सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है उसके साथ ऑर्गेनिक मैन्योर को मिलाएंगे तो हमको उपज में वृद्धि मिलती रहेगी और हमारी उपज क्षमता कम नहीं होगी। इसी तरीके से जब हमने ये, चूंकि पेड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गन्ना खेती की, तो उसको भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जहाँ पे भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर से हमेशा ज्यादा उपज दे रहा है, चाहे वो प्लांट क्रॉप हो, चाहे रेटून 1 हो, चाहे रेटून 2 हो। आप किसी भी जगह कंपेयर करके देख सकते हैं इस चीज को। अब हम बात करते हैं पानी की। अभी बात हो रही थी कि गन्ने की खेती को महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहाँ पे पानी की कमी है उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है या कुछ नहीं है, लेकिन या मतलब उसको और नियोजित करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप गन्ने के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि पानी बहुत लेता है, पानी बहुत लेता है और घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये इंडिया वाटर पोर्टल से मैंने ये डाटा लिया है, पिछले 3 साल पहले उन्होंने ये एनालिसिस खुद की थी। तो आप देखेंगे कि अगर हम किस डिफरेंट फसलों में जो सिंचाई लगाते हैं, उसमें धान, गेहूं और मक्का और गन्ना जो चारों फसल हैं मुख्य रूप से, तो प्रति घन मीटर जो हम जल पानी देते हैं, सिंचाई जल, उसमें गन्ने से जो गन्ना जो है ये 2.72 से 12.42 किलोग्राम, चूंकि जहाँ पे पानी ज्यादा लगता है वहां पे कम होगा। बट मेन चीज जो हम दिखाना चाहते हैं वो फायदा कितना है। तो आप देखेंगे कि बाकी फसलों के हिसाब से गन्ने में भी मतलब मक्का थोड़ा सा इससे ज्यादा फायदेमंद दिख रही है, बट राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना सेकंड नंबर पर है। 6.5 रुपए से लेके 25 रुपए तक प्रति रुपया जो हम सिंचाई पे लगाते हैं, सॉरी प्रति घन मीटर या 1000 लीटर पानी जो हम देते हैं, उससे जो हमको रिटर्न मिलता है। तो मतलब ये हम केवल इस माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि पानी को हमको कम से कम प्रयोग करके उपज अधिक से अधिक लेना है। पानी की जो सिंचाई की विधि है उसको हमको और दक्ष बनाना है और एफिशिएंट बनाना है। दिस इज माय पॉइंट, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ। देन कुछ और ऐसे प्रयोग हुए हैं जिससे कि हम गन्ने की उपज को
बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा इंटरवेंशन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या एथ्रेल करके एक ऑक्सिन का वो सोर्स है जो हमारे हार्मोन होते हैं, और एक GA3 हार्मोन है। इसका प्रयोग ऑल इंडिया लेवल पे किया गया। तो आप देखेंगे कि गन्ने की जो जमाव है, गन्ने का जमाव बहुत धीरे धीरे होता है अन्य फसलों की तुलना में। तो अगर आप पेनिनसुलर जोन जो कि महाराष्ट्र जिसमें आता देखें, तो जिसमें दिस इज एथ्रेल 50 ppm, जिसमें एथ्रेल 50 ppm का प्रयोग किया गया था, उसमें 56% तक जमा हुआ, जबकि जो बिना किसी ट्रीटमेंट के था उसमें केवल 47% जमा हुआ। और इसका असर जो है आप देखेंगे कि ईल्ड पर भी काफी सिग्निफिकेंट आया है। 101 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में 115 टन हम उपज आसानी से ले सकते हैं। पेनिनसुलर जोन की हम बात करते हैं अक्रॉस दी कंट्री, ये जो डिफरेंट जोन है, नॉर्थ वेस्ट जोन है, ईस्ट कोस्ट जोन है, नॉर्थ सेंट्रल जोन है, तो अक्रॉस दी जोन सब जगह इंप्रूवमेंट हुआ है। 50 ppm एथ्रेल से हम 4 घंटे से 5 घंटे तक बीज को सोकिंग करके फिर उसकी बुआई करते हैं खेत में। ये टेक्नोलॉजी छोटी सी टेक्नोलॉजी है, बट जो है 14 टन 15 टन उपज हमको प्रति हेक्टेयर अधिक मिल रहा है। तो ये छोटे छोटे इंटरवेंशंस करके हमको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है अंडर क्लाइमेट चेंज कंडीशंस। दीज आर द इफेक्ट। देन हम ड्रिप इरिगेशन की बात करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे एफिशिएंट इरिगेशन मेथड यही है। तो हम ये दिस इज लखनऊ डाटा, ये लखनऊ का डाटा है, महाराष्ट्र का नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सरफेस इरिगेशन जो हम करते हैं, जो किसान ज्यादातर करते हैं, उसमें डिफरेंट हमने यहाँ पे सब सरफेस ड्रिप के मेथड्स लिए हैं, और ये नाइट्रोजन एप्लीकेशन लिया है, फर्टिगेशन का एक्सपेरिमेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे हम आपका सब सरफेस ड्रिप पे पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, उसमें आपका उपज भी बढ़ रही है। और इसको जब हम कंपेयर करते हैं एवरेज से, मतलब जो फार्मर प्रैक्टिस है, 61 टन यहाँ पे आप देखेंगे 61 टन पर हेक्टेयर है दिस इज, एंड सब सरफेस ड्रिप में हमको 80 टन 84 टन 91 टन यील्ड मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम पानी की ऑलमोस्ट 50% मात्रा बचती है हमारी ड्रिप इरिगेशन में। तो 50% पानी की मात्रा बचाने के साथ साथ हम जो है यील्ड में भी बढ़त हमको मिल रही है, उपज में भी हमको बढ़त मिल रही है। जबकि आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की मात्रा भी जब हम इवन 50% तक कर रहे हैं, 50% सेविंग जब हम कर रहे हैं, तब भी हमको 91 टन उपज मिल रही है। सो इन ए नटसेल आई कैन से हियर दैट सब सरफेस ड्रिप अगर हम 125% पीई, मतलब जितना पानी उड़ता है हम उसका 1.25 गुना पानी देते हैं सब सरफेस ड्रिप से, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट, ये तीनों है N1 N2 N3, जैसा मैंने बताया, यहाँ पूरा नाइट्रोजन 100% दिया, 75% दिया, 50% दिया, तो इसके बाद भी हमारा जो यील्ड है वो घटता नहीं है, और पानी हमारा जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम गन्ने की बात अभी हम कर रहे थे, कि देखिए गन्ने की अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, तो गन्ना मुख्यतः 4 हम उसके अवस्थाओं को बांट सकते हैं। एक तो जर्मिनेशन की अवस्था, जबकि हमको थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए और थोड़ा सा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, जो कि हमको जनवरी फरवरी में मिलता है, जो जबकि महाराष्ट्र में शुरू सीजन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जब टिलरिंग की स्टेज आती है, तो टिलरिंग की स्टेज में हमें हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। तो जब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, वो आता है मार्च से लेके जून तक, जिसमें कि गन्ने में टिलरिंग बहुत होती है, किल्ले बहुत निकलते हैं। और देन जून के बाद गन्ने को इलांगेशन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जो कि रेनफॉल के नाते ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, जिससे गन्ने का इलांगेशन होता है। और फाइनली जब हम राइपनिंग फेज हमारा आता है, तो राइपनिंग फेज के लिए हमको अभी जो मेरा जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, ये हवामान बदल या जलवायु परिवर्तन, उसके ऊपर जो प्रभाव है, अभी श्रीवास्तव साहब असली सब्जेक्ट में अभी पहुंचा नहीं है, मतलब वो पूरा जनरल बात कर रहे थे। लेकिन जहां तक पूरे देश का इसके प्रभाव में 4-5 मुद्दे पे आपको अवगत करना चाहता हूं। एक तो हम लोग जनरली सबका ये मानना है कि भाई उत्तर भारत उसके लिए अनुकूल है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बारिश होता है। लेकिन आगे जाके ये अंदाजा है कि एरोसॉल के द्वारा, मतलब जो प्रदूषण खास करके विंटर सीजन में और खरीफ सीजन में नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक तो ब्रिक इंडस्ट्री का, दूसरा वहां पे पैडी का जलाते हैं,
और पूरा जो क्रॉप्स का जलाते हैं। अभी आपको मालूम है कि पंजाब में कितना बड़ा मुद्दा बन गया, और ये जो हड़ताल का एक मुद्दा यही भी है कि भाई जब हम पैडी को धान का जो स्ट्रा जलाते हैं, हमको दंडित ना करें, मतलब उनका एक बड़ा मुद्दा था ये। तो इतना बड़ा मुद्दा है क्रॉप रेसिड्यू को जलाने का। तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में ये प्रदूषण बढ़ने के लिए वजह से वहाँ का लाइट इंटेंसिटी या सनशाइन, जो लाइट का जो प्रकोप वो कम होने वाला है नॉर्थ में। और उत्तर भारत के छोड़ के मध्य भारत या महाराष्ट्र या तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, यहाँ पे इतना कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। और उसके उत्पादन में पानी के साथ साथ सेंद्रीय कर्ब के साथ साथ लाइट इंटेंसिटी का भी बड़ा महत्व रहता है। जैसा आपको जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए बड़ा ब्राइट लाइट बड़ा जरूरी है। तो ये एक नॉर्थ इंडिया में आगे जाके ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, ये अभी इन्होंने बताया नहीं अभी तक। और दूसरा, जहां तक बारिश का सवाल है, बारिश का पूरा देश में अगले 10-20 साल में बारिश का बढ़ने वाला है, बारिश बढ़ने वाला है, ये पक्का है। लेकिन ये कहाँ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये इस पे ऊपर और जिला वाइज या स्टेट वाइज उसमें अभी तक कोई एग्जैक्ट अंदाजा किसी ने नहीं लगाया। लेकिन ओवरऑल बारिश बढ़ेगा। लेकिन ये एक पक्का आईएमडी ने लगाया, मध्य भारत में जो महाराष्ट्र उसमें इंक्लूड है, कि बारिश का जो बिहेवियर है ये बहुत ही मतलब इरेगुलर होने वाला है। यानी टोटल बारिश साल में जितना होता है वो उतना ही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश 2-3 दिन में गिरेगा, फिर बाद में एक लंबा गैप रहेगा। मतलब जो ड्राउट का ड्राई स्पेल एक 20 दिन 25 पहिलं दिन वालं. भी ड्राई स्पेल रहेगा, और बाद में 1-2 दिन में इतना बारिश पड़ेगा कि पूरा जमीन खराब हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगा। तो ये एक मतलब जो एक प्रभाव ऐसा होने वाला है महाराष्ट्र में कि बारिश उतना ही होगा टोटल, लेकिन उसका बिहेवियर में बहुत बदलाव आएगा। तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का संकलन करके, और ये फार्म पॉन्ड्स का अभी जो महाराष्ट्र में हम लोग काफी कर रहे हैं, ये काम और आगे करना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा कार्यक्रम, मैं जब था वहां पे कुलगुरु, जलयुक्त शिवार एक शुरू किया, लेकिन उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा इधर उधर कुछ गड़बड़ हुआ है। बाकी अदरवाइज अच्छा कार्यक्रम है वो, उसको अभी पता नहीं, अभी उसको बंद किया गया ऐसा मुझे बताया गया। तो वो पता नहीं क्यों बंद किया गया, लेकिन महाराष्ट्र के लिए पानी बचाव करके, वर्षा का पानी बचाव करना, उसको इकट्ठा करना, उसको पॉन्ड में या ग्राउंड वाटर रिचार्ज में उसको यूज कर लेना, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में कोंकण को छोड़ के तीसरे बाकी 3 विभाग पूरा वर्षा आधारित है। और आपका जो मराठवाड़ा में जो जायकवाड़ी डैम है, ठीक है, उसका भी कभी कभी पानी आता नहीं, और नासिक से पानी छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए जो सिंचाई का सुविधा है महाराष्ट्र में ये है, लेकिन इसका भरोसा इतना ज्यादा नहीं है जितना यूपी, बिहार और दूसरा आंध्रा है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पे बहुत 90% तक भरोसा है, लेकिन महाराष्ट्र में इतना भरोसा नहीं है। तो इसीलिए महाराष्ट्र में उसके लिए जो पानी की आवश्यकता है, ये आगे जाके तापमान बढ़ने से पानी का आवश्यकता बढ़ेगा। और ये एक अंदाजा है कि 1 डिग्री तापमान बढ़ने से 10% का अधिक पानी का जरूरत पड़ता है, ये नहर से हो या ग्राउंड वाटर से। ये एक पूरा दुनिया भर की हिसाब है। तो ये महाराष्ट्र में भी कोई अलग नहीं होगा, महाराष्ट्र में उतना ही होगा। तो इसीलिए अगर पानी गर्म, अगर जैसा अभी बताया कि इन्होंने श्रीवास्तव ने 1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ गया है पूरा देश में, और अगले 10 साल में, अगले मतलब 2030 तक 1 डिग्री और बढ़ेगा। क्योंकि पहले 100 साल में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ गया, तो अगले 10-15 साल में उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि अपना क्लाइमेट चेंज का सिस्टम ऐसा चल रहा है।
तो अगर इसीलिए अगर 2030-40 तक 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो 10% पूरा महाराष्ट्र में हमको अधिक पानी चाहिए ऊस उगाने के लिए। और उतना पानी कहाँ से लाना है हमको? तो ये पानी या तो हमको ज्यादा बारिश होने से नदी से, कृष्णा गोदावरी से ज्यादा मिले, वो अच्छी बात है अगर मिल गया तो। अगर नहीं मिला तो हमको अधिक ग्राउंड वाटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। गायकवाड़ साहब भी होगा, शाकर आयुक्त, उनको भी ये सब जानना पड़ेगा। और तीसरी एक पॉजिटिव बात है कि ये तापमान, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव होता है कोई भी फसल के ऊपर, ये गन्ना हो या धान हो, गेहूं हो या सोरगम हो, कोई भी, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभाव फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग पॉलिनेशन उसके ऊपर होता है। मतलब जैसे फ्लावर फ्लावर खोलना और उसके बाद में पोलन ट्यूब गिरना और पोलन ट्यूब जर्मिनेट होना और बीज बनना और बीज का साइज बढ़ना, और ये सभी बातें जो है शुगर केन में नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। शुगर केन एक वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप है, तो इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फल बनना, फ्रूट बनना, ये सब कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये जो तापमान का जो प्रभाव है उतना नहीं होगा जितना धान, गेहूं, मक्का उसके ऊपर होगा, क्योंकि ये वेजिटेटिव, ये बड़ी पॉजिटिव बात है गन्ने के लिए। तो इसीलिए 1 डिग्री बढ़ भी गया तो थोड़ा ग्रोथ में मतलब थोड़ा बहुत स्लो डाउन होगा, बहुत मिनिमम इफेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, तापमान बढ़ने से जो लोग जो बता रहे हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक पॉजिटिव बात है। और लेकिन विंटर में मतलब जो विंटर सीजन में तापमान बढ़ना, खास करके मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना, उसके वजह से शुगर एक्यूमुलेशन में प्रभाव पड़ सकता है, वो नेगेटिव प्रभाव। तो इसीलिए हम लोग देखना चाहिए कि अपने महाराष्ट्र में ये मिनिमम टेम्परेचर कौन सा महीने में कितना बढ़ रहा है, और मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में, और वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके टेम्परेचर हर साल ये विद्यापीठ का ये जिम्मेदारी है कि तापमान को नापते रहना हर साल, मिनिमम न्यूनतम तापमान को, और ये शुगर मिल से रिकवरी को डेटा लेना, संकलन करना, और दोनों को कंपेयर करके देखते रहना हर साल कि भाई ये तापमान जैसा जैसा बढ़ रहा है तो अपना रिकवरी पे कोई प्रभाव हो रहा है क्या, नहीं। अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किस किस एरिया में हो रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र के लिए, सिर्फ रिकवरी, क्योंकि वो शुगर एक्यूमुलेशन पे ऊपर प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर विंटर में बढ़ने से। तो इसीलिए ये मेन बात है महाराष्ट्र के लिए। सबसे सबसे बड़ा तो पानी का है ही है, ऑलरेडी मैंने बताया। दूसरी बात ये शुगर एक्यूमुलेशन या रिकवरी, तो ये दो बात पर बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा तापमान बदलाव के संदर्भ में। बाकी टेलरिंग, जर्मिनेशन, इलोंगेशन, उस पर इतना कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि अपना पूरा मानसून सीजन में या फिर समर सीजन में होने वाला है, उस पे ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। और चौथी बात, तो फिर भी हम कितने भी करें तो पानी का कमी तो होने वाला है, तो इसीलिए अपना कम पानी में उगाने वाला किस्म तैयार करना जरूरी है। वेराइटीज, ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज, टेम्परेचर टॉलरेंस की जितना जरूरत नहीं जितना ड्राउट टॉलरेंट की जरूरत नहीं महाराष्ट्र के संदर्भ में। और उस संदर्भ में अभी अभी एक डैन बोल के एक प्रोग्राम शरद पवार साहब ने अपनी अध्यक्षता में शुरू किया, और उसके माध्यम से उन्होंने और वीएसआई दोनों मिलके इंडोनेशिया से कुछ ड्राउट टॉलरेंट शुगर केन उन्होंने जन्यु परिवर्तन से तैयार किया गया, उसको इंपोर्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। और ये मतलब वो शायद कुछ रुक गया ये कोरोना के वजह से। और इंडोनेशिया में ऐसा बताया गया कि आधी जो इंडिया में हम वापर करते हैं उसमें से आधी पानी से उतना ही उत्पादन करने वाला किस्म उपलब्ध है इंडोनेशिया में। तो इसीलिए ऐसा किस्म अपने देश में लाना, अपने देश में ऐसा ही किस्म तैयार करने के लिए विद्यापीठ की तरफ से भरपूर प्रयास होना, ये भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए वाटर यूज एफिशिएंसी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब जैसा इन्होंने बताया, अभी
श्रीवास्तव ने मक्के मतलब धान गेहूं और मक्के के तुलना में अपना शुगर केन का वाटर यूज एफिशिएंसी, पानी का यूज करने का क्षमता अच्छी है, लेकिन उससे भी और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कारण यह है कि उसका टोटल वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और महाराष्ट्र में बारिश कम है, इसीलिए अपन को वाटर यूज एफिशिएंसी को बहुत बढ़ाना चाहिए, कम से कम 25% अगले 10 साल में बढ़ाना चाहिए। उसके लिए ये तो एक तो किस्म तैयार करना, मतलब वैरायटी तैयार करना, दूसरा अपना जमीन को पूरा कवर करके रखना, आच्छादन करना, मल्चिंग से या अपना शुगर केन ट्रैश से या जो भी काम करे, लेकिन एवापो ट्रांसपिरेशन होता है कि जमीन से पानी ऊपर निकलता है और प्लांट के माध्यम से ट्रांसपिरेशन अपना स्टोमेटा से ऊपर जाता है। तो ये हमको ट्रांसपिरेशन चालू रखना है, एवापोरेशन जमीन से जो पानी निकलता है उसको मिनिमम करना या फिर बंद ही करना है। तो उसके लिए हमको जमीन के ऊपर हमेशा आच्छादन या कवर रखना है, और वो ब्राजील में मैंने देखा बहुत ही अच्छा करते हैं वो लोग, पूरा जमीन को इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से, ग्रीन मेन्यूरिंग के माध्यम से, मल्चिंग के माध्यम से जमीन को बिल्कुल एक्सपोज नहीं करते हैं सन को। तो वो भी हमको एक ये सेंद्रीय कर्ब बढ़ाने का संदर्भ में ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगा। इसके लिए विद्यापीठ की तरफ से कुछ अच्छी रिसर्च होना चाहिए कि ग्राउंड कवर को मेंटेन करने के लिए पूरा साल भर क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या इंटरक्रॉप ले सकते हैं जो अभी ले रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा इंटरक्रॉप, या फिर कोई दूसरी मल्चिंग, और उसके लिए पूरा मैकेनाइजेशन सिस्टम भी डेवलप करना। अगर आप किसान को बताओगे भाई ये काम करो वो काम करो, उधर से लाके कचरा इधर डालो, वो नहीं डालने वाला है, क्योंकि लेबर का इतना महंगा है और उस किसान के पास भी उतना समय नहीं है। तो इसीलिए वो भी एक मैकेनाइज सिस्टम के माध्यम से ये मल्चिंग या कवर करना ग्राउंड को, ये बड़ा जरूरी है। ये खास करके जो कम पानी वाला इलाका लातूर उस्मानाबाद वहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे जमीन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये एक चौथा पॉइंट है। और पांचवी पॉइंट है कि शुगर केन का आगे जाके ये तापमान बढ़ना और बरसात में बदलाव आना, आगे मतलब अतिवृष्टि अनावृष्टि जो अभी कहा गया, इन दोनों की कारण से एक ये होगा कि पेस्ट एंड डिसीज, खास करके स्मट और पायरिला, ये दोनों का प्रभाव आगे जाके बढ़ने वाला है। तो इसके लिए हमको एक पूर्वानुमान अंदाज लगाना बहुत जरूरी है। ये भी विद्यापीठ और कृषि विभाग का जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्रॉप सैप बोल के एक बड़ी अच्छी कार्यक्रम चल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण जैसे उसमें ऊस नहीं है, उसमें सोयाबीन दूसरी अनेक फसल है लेकिन ऊस नहीं है, और ऊस को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और ये क्रॉप सैप के माध्यम से एक पूर्वानुमान, एक अंदाज, भाई इस अगले 10 दिन में ये तापमान या बारिश या ह्यूमिडिटी ऐसा होने से कौन सा बीमारी या कौन सा कीटनाशक ज्यादा इसका प्रभाव बढ़ने वाला है, उसके लिए किसान को पहले सलाह देना है कि भाई इसके लिए आप ये काम करो या इसके लिए ये काम मत करो, मतलब ऐसा थोड़ा किसान को सलाह देने के लिए एक व्यवस्था निर्माण करना चाहिए। और ये व्यवस्था पूरा कृषि विभाग और शुगर मिल्स, क्योंकि लकीली शुगर केन कल्टीवेशन में एक मिल, एक बीच में एक सिस्टम, बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो वो मिल, शुगर केन, कृषि विभाग और विद्यापीठ तीनों मिलके एक क्रॉप सैप जैसा एक बड़ी अच्छी कार्यक्रम करके ये आगे जाके इसको कीटनाशक उसको कंट्रोल करने में ये भी एक करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में, ये कृषि विभाग या विद्यापीठ मिला के एक पूरा कार्बन मैपिंग करना चाहिए पूरा स्टेट का। अभी क्या है कि इधर उधर का थोड़ा, उधर एक सैंपल लिया इधर एक सैंपल लिया, ऐसा नहीं है। हर एक गांव का कार्बन मैपिंग करना चाहिए, सेंद्रीय कर्ब हर एक हर एक तालुका में, हर एक गांव में। अभी कृषि विभाग अपना रिपोर्ट में कहता है कि हमने इतने लाख सॉइल टेस्टिंग का किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है।
लेकिन वो कार्ड का किसान क्या उपयोग कर रहे हैं, किसान को वो कार्ड समझ में आ रहा है क्या नहीं, वो कार्ड का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं है, वो कोई नहीं जानता, उसका कोई अभी तक स्टडी भी नहीं हुआ। तो इसीलिए ज्यादा कार्ड देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना उससे ज्यादा ये है कि सेंद्रीय कर्ब, बाकी एनपीके का तो ठीक है, लेकिन सेंद्रीय कर्ब का एक पूरा स्टेट का मैप बनना चाहिए। जितना जल्दी बनेगा उतना अच्छी बात होगी। इसके लिए एक अगर कृषि विभाग के पास या आदमी नहीं है, विद्यापीठ के पास आदमी नहीं है, तो इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। कृषि विभाग के लिए मेरे समझ में इससे इंपॉर्टेंट काम कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, एक कार्बन मैपिंग ऑफ द एंटायर स्टेट एट विलेज लेवल सैंपलिंग। एक बात है। दूसरी बात है कि वाटर अवेलेबिलिटी मैपिंग। वाटर अवेलेबिलिटी मैपिंग एटलीस्ट शुगर केन ग्रोइंग एरियाज में वाटर बैलेंस, कितना पानी नहर से उपलब्ध है, 10 साल के औसत लेना, हर साल चेंज होता रहता है, और कितना पानी ग्राउंड वाटर से उपलब्ध है, और कितना पानी ये क्रॉस उगाने के लिए चाहिए, तो कितना माइनस है कितना प्लस है। तो ये एक पूरा स्टेट के लिए वाटर बैलेंस का उस ग्रोइंग एरियाज में एक मैप बनना चाहिए, पानी का और सेंद्रीय कर्ब का। ये दोनों मैप के आधार पर एक पूरा राज्य स्तर पर एक चर्चा होना चाहिए कि भाई ये असली स्थिति है, तो इस एरिया में हम आगे नया कोई शुगर मिल का लाइसेंस नहीं देना चाहिए, और इस एरिया में हम दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी शाकर ज्यादा है, खरीदने वाला नहीं है, और पानी का समस्या है। और हमने, जब मैं कुलगुरु था परभनी में, मैंने दिखाया कि 1 एकड़ ऊस के पानी से 5 एकड़ तूर के लिए हम एक इरिगेशन दे सकते हैं फ्लावरिंग सीजन में, और उस एक इरिगेशन से 2 गुना उपज बढ़ता है। तो अगर पानी की प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे, मतलब इतना पानी से तो उसके जगह मतलब तूर से ज्यादा पैसा मिलता है, मिल गया राइट को, फार्मर को। तो वो एक ऐसा, और भी जैसा आलू लगा सकते हैं, टर्मरिक लगा सकते हैं। तो आप लोग विद्यापीठ की तरफ से देखना चाहिए, जिस एरिया में जहां पानी का बहुत ही कम पड़ता है, तो वहां पे किसान को अचानक ऊस बंद नहीं करना, लेकिन ऊस के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग या ऊस के तुलने में दूसरे कौन सा फसल ऐसा है जितना जिसमें उतना ही पानी, उससे कम पानी से या उतना ही पानी से ज्यादा पैसा मिलता है, या फिर कम पानी ज्यादा। तो ये एक संशोधन विद्यापीठ का जिम्मेदारी है, और कुछ काम हुआ है पहले, लेकिन अभी उसको रिवाइव करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ काम विद्यापीठ को भी समझाया, कुछ काम कृषि विभाग को, कुछ काम शुगर मिल ओनर्स को, कुछ काम किसानों को। और किसान के लिए सबसे ज्यादा मेरा ये सलाह है कि भाई आप लोग जितना हो सके कृषि ड्रिप इरिगेशन में जाए, और पानी का ज्यादा से ज्यादा मतलब कम मात्रा में उपयोग करके अधिक उत्पादन करने का प्रयास करें। और मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में ड्रिप इरिगेशन का सब्सिडी का बहुत ही मतलब एरियर्स है, गवर्नमेंट नहीं दे पा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ये मुझे मालूम है। लेकिन ये बड़ा, महाराष्ट्र के लिए ड्रिप इरिगेशन बड़ा जरूरी है। ये एक प्राणवायु जैसा है, ऑक्सीजन जैसा है, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई दूसरा, क्योंकि आपका बारिश ज्यादा होने वाला नहीं है, आपका जमीन अपने आप सुधरने वाला नहीं है, आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों मुश्किल काम है। इसीलिए आपको पानी को एक सुचारू रूप से बहुत एफिशिएंटली यूज करना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और कोंकण में पानी बहुत गिरता है, ये सच है, लेकिन वो सारा पानी अरेबिया समुद्र में जाता है, इधर नहीं आता। कोंकण का पानी अगर हम बस पश्चिम महाराष्ट्र में ला सकते हैं, वो आदमी अगर ऐसा कुछ प्लान बनाता है, उसके लिए नोबेल प्राइज दे सकते हैं महाराष्ट्र में। तो ये एक पूरा स्टेट का जो सिस्टम है ये है। तो इसीलिए मैंने ये अंत में ये मेरा ये कहना है कि भाई महाराष्ट्र में उसका एरिया कम होने का जरूरत है, लेकिन अभी अचानक कम नहीं होगा। उसके लिए एक अल्टरनेटिव, एक प्रत्याम्नाय दिखाने का जिम्मेदारी विद्यापीठ और कृषि विभाग के ऊपर है, और किसान को ये समझाना है। और वो ऐसा बातों से, लेक्चर से
भाषण से नहीं समझाना, एक फील्ड में एक्सपेरिमेंट लगा के समझाना कि भाई उनके साथ साथ उन्हीं के फील्ड में उसके साथ साथ दूसरे लगाओ फसल, और दोनों के 2 साल में 3 साल में उपज का, पैसे का, रिटर्न्स का डिफरेंस बताओ, और वो ऑटोमेटिकली उसका एरिया कम करेगा। ये कम करना भी जरूरत है, क्योंकि तापमान बढ़ने से आपका शुगर रिकवरी और कम होने वाला। तो एक फाइनल कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ में लाइट कम होगी और साउथ में टेम्परेचर बढ़ेगी। तो नॉर्थ में प्लांट ग्रोथ कम होगी, साउथ में प्लांट ग्रोथ पे ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन रिकवरी में प्रभाव पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ने से विंटर का। तो ये सम एंड सब्सटेंस ऑफ तापमान बढ़ने का प्रभाव है। तो इसके लिए आप आगे जाके जो भी प्रयास करना है, जो भी प्लान बनाना है, जो भी स्टेट लेवल स्ट्रेटजी बनाना है, वो आप बनाते रहिए, ताकि शुगर केन फार्मर खुश रहे और वो अपना इनकम बनाए रह के, और स्टेट का भी रेवेन्यू जैसा 5,000 करोड़ बताया, क्योंकि शुगर केन इज ए गुड रेवेन्यू जनरेटर फॉर द स्टेट एक्सचेकर आल्सो, that also no state would like to lose. So thank you Dharmendra Phalke for giving this opportunity. Unfortunately we could not hear Srivastava fully, but इसीलिए मैंने फिर वो हवामान बदल के जो बातें जो है तो मेरी तरफ से आप सबको समझाया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। आदरणीय शेखर जी गायकवाड सर आपको कुछ पूछेंगे। शेतकऱ्यांना बेसिकली आपण काय ऍडवायझरी देऊ शकतो वैयक्तिक लेवलवर? त्यांना शेती ज्याची 2 एकर अर्धा एकर जमीन आहे तो क्लायमेट चेंज साठी काय करू शकतो, याची ऍडवायझरी एक सोप्या फॉर्म मध्ये यायला पाहिजे असं माझं मत। ये क्लाइमेट चेंज गायकवाड इज ए लॉन्ग टर्म इश्यू, तो आज नहीं कि भाई कल परसों कुछ होने वाला, ऐसा नहीं। ट्रू 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 ट्रू। तो इसीलिए अभी तो आज के दिन में हमको यही बताना, एक तो पानी का जो आप ऑलरेडी बता रहे हैं, मतलब efficient use of water, water use efficiency, and this is to the individual farmer, and सेंद्रीय कर्ब बढ़ाने का जो भी तरीका अभी जो प्रशिक्षण में मिलेगा, ये दोनों का इम्प्लीमेंट करोगे तो अगले 10 साल में आपका यही जिम्मेदारी है। बस ये थैंक यू सो मच। हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहता था कि वी हैव वर्कड आउट, हमने इधर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट में इस पे काम किया था कि गन्ने की खेती में कम से कम 0.65% ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो अभी हमारा जो गन्ने का मुख्य इलाका है महाराष्ट्र का, उस जगह तो 0.8% भी है, जैसे कोल्हापुर वाले जो बेल्ट में है, बट कुछ जगह पे 0.3-0.4% भी है। तो उस इलाके में देयर शुड बी ए रोड मैप, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन बिल्डअप इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 5-10 years टू बिल्डअप। तो उसको हमको बढ़ाने के लिए 0.4 से 0.65% मिनिमम पहुंचाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको ऑन रेगुलर बेसिस, नियमित रूप से हर वर्ष कम से कम 10 टन फ्रेश मड, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनमें से कोई भी इन कॉम्बिनेशन जो जैव उर्वरक है, जैसे एजिटोबैक्टर है, जो स्पाइरिलम है, या एसिटोबैक्टर है, या वाइम फंजाई है, इनके साथ लगातार हमको 10 टन प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना पड़ेगा, कम से कम 5-6 साल तक लगातार। तो हम उसको 0.4 से 0.6%, 0.65% तक पहुंचा पाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन जब बढ़ेगा तो सॉइल का हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अभी जैसे वेंकटेश्वर सर बता रहे थे कि जो भी हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी है, ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा के हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि एक ऑर्गेनिक कार्बन के लिए रोड मैप बना के कंटिन्यूअस लेवल पे इसको करना पड़ेगा, प्लांट क्रॉप एज वेल एज रेटून क्रॉप दोनों। थँक यू सो मच। मी आता जयंत जोले, नमस्कार सर, मी मोहिते सर बोलतोय, इकडे चंदगड तालुक्यातून बोलतोय मी सर। मला आता सेंद्रिय कर वाढवण्यासाठी काय काय उपाययोजना करायच्या, आता मी माझ्यानुसार, माझ्या पद्धतीनुसार मी आता काय करायचं, 1 एकरच्या प्रोजेक्ट मध्ये मी आता आजूबाजूला जो झाडाचा पाला असतो ना, सगळा काजूचा, आंब्याचा, फणसचा जो असतो ना पाला, सगळा पाला पाचोळा एकट्ठा करायचा, त्यापैकी प्लॉम टाकायचा, रोटर चालून त्याच्यामध्ये पूर्ण टाकून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये पावसामध्ये ताक किंवा ढेंचा हिरवळची खतं टाकून एक सेंद्रिय कर वाढवण्यासाठी उत्तम होऊ शकेल का? हा, या प्रश्नाचं उत्तर मी देतो। तर हा जो आपण जो पालापाचोळ्याचा जो विषय आता सांगितला तो अतिशय महत्वाचा आहे, आणि पालापाचोळ्यामध्ये सेल्युलोज आणि लिग्निनचं प्रमाण जास्त असतं, आणि त्यामुळे तिथं
साधारणपणे एका टनाला आपण एक 8 किलो युरिया, 10 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि डिकम्पोजिंग कल्चर विद्यापीठानं तयार केलेले आहेत. त्याचा जर आपण यूज केला तर साधारणपणे 2 ते 3 महिन्यामध्ये आपण ह्याचं चांगलं मूलस्थानी कंपोस्ट त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. हा तोच आहे ना सर. माझं नेक्स्ट इयरला सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये पूर्णपणे ऑर्गॅनिक मला सेंद्रिय भाजीपाला लागवड करायचा, एक 40-50 प्रकारचा. त्याच्यामध्ये इंग्लिश भाजीपाला पण ऍड करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये पीक मी ऊस लागवड करणार आहे अडसाळी सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये. माझा आतापासून माझे प्रयत्न चालू आहेत. ते शेत 1 एकरचं शेत माझं पूर्णपणे त्याच्या पाला टाकायचा, रोटर चालवायचा, त्याच्यामध्ये वेस्ट डिकम्पोजरचा वापर करतोय मी शेतामध्ये माझ्या. सयाजी गायकवाड बोलतोय बार्शीवरून. बोला बोला. हा सर, आपल्याकडे सध्या रोटावेटरच्या माध्यमातून खोडवा मोडण्याचं किंवा रोटरण्याचं फार चांगलं काम सगळे शेतकरी ऊस बागायतदार करतात आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कार्बन लेवल वाढण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. परंतु त्याचबरोबर वेस्ट डिकम्पोजर जे गांजावाचं आहे त्याची उपलब्धता आपल्याकडे फार कमी आहे. ते जर वाढलं तर आपलं ऑर्गॅनिक कार्बन जमिनीचा वाढण्यासाठी अतिशय चांगला फायदा होईल, कारण त्याची उपलब्धता होणं फार गरजेचं आहे. वेस्ट डिकम्पोजर चांगल्या क्वालिटीचं. मी गायकवाड साहेबांना सांगू इच्छितो या लाईनवर की वेस्ट डिकम्पोजरच्या सारखंच आपल्याकडं महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचं डिकम्पोजिंग पाचट कुजवण्याचे जीवाणू ऑलरेडी उपलब्ध आहेत आणि कित्येक टनामध्ये ह्याची उपलब्धता करण्यात आलेली आहे. 1 किलोचा दर जवळपास 40 ते 50 रुपये किलोनं हे उपलब्ध आहे. आणि दुसरी गोष्ट 2 महिन्यामध्ये म्हणजे कमीत कमी कालावधीमध्ये पाचट कुजवण्यासाठी जे जीवाणू आवश्यक आहे ते जीवाणूचा अंतर्भाव त्याच्यामध्ये केलेला आहे. त्यामुळं जी विभागीय संशोधन केंद्र आहेत आणि कृषी खात्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ज्या योजना आहेत तर त्याच्या माध्यमातून आपण ह्याचा पुरवठा सुद्धा करतोय आणि शेतकरी डायरेक्ट विभागीय जे संशोधन केंद्र आहेत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची तिथेही त्यांनी हे करावं. आणि राहिला भाग मराठवाडा आणि विदर्भ रिजन मध्ये तर तिथं सुद्धा विद्यापीठाची जी काही मुख्यालय किंवा केविकेज आहेत तर तिथं सुद्धा ही डिकम्पोजिंग कल्चर आता उपलब्ध करण्यात आलेलं आहे. गायकवाड साहेबांना माझा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रात एकूण 10 लाख हेक्टरवर क्षेत्र ऊसाचं लागतं, त्यापैकी 5% फक्त 2 लाख हेक्टरला ठिबक सिंचन झालेलं आहे आज अखेर. सर, आता ही योजना राबवून आज अखेरता ठिबक करता जे कोटेशन आता दिलं जातं प्रत्यक्ष लागणार ते अतिशय कमी आहे. 1 गव्हर्नमेंटचं. 2 त्यात जीएसटी जो आहे तो ठिबकला 12% आहे. 12% ठिबक देतो. ठिबकचा जीएसटी हा कमी केला तर शेतकऱ्याचा का 10% जीएसटी शेतकऱ्याकडून वसूल केला जातो. तो कमी केला तर त्यात प्राधान्यानं सुधारणा होईल. तिसरं, पीव्हीसी करता 18% जीएसटी लावला आहे, तोही कमी करणं गरजेचं आहे. आणि ऊसाला आजपर्यंत जे आपण वॉटर रिक्वायरमेंट काढलेले 124 एकर याच्यावर परत अभ्यास होणं गरजेचं आहे. कारण आता मग पहिल्यांदा सुरुवातीला कोल्हापूर डिव्हिजन मध्ये 3000 मिलीमीटरचा पाऊस जो पडतो त्यापैकी 1500 मिलीमीटरचं पाणी कमी लागतं. तसंच माझ्या अनुभवानं गेले 45 वर्षाला ऊसाला 124 एकर इंच पाणी लागत नाही असं माझं स्वतःचं मत आहे. हॅलो, नमस्कार सर. हा बोला. नमस्कार. माझा एक प्रश्न असा आहे की मला ते पाचट कुजवणार जीवाणू आपल्या भागामध्ये कुठं मिळतील? मी चंदगड तालुक्यावरून बोलतोय. मला ते पाचट कुजवणार जीवाणू पाहिजेत. त्यामध्ये एक 3 एकराचं शेत आहे. त्या शेतामध्ये मी पाचट जाळलं नाही. पाचट एका सरियाड मी टाकलं आहे. त्याच्यामध्ये पाचट कुजवणार जीवाणू मला पाहिजे आहेत. ते कुठे मिळतील मला? हे जीवाणू कृषी महाविद्यालय कोल्हापूर, त्यानंतर केविके तळसंदे, त्यानंतर विभागीय ऊस आणि गुळ संशोधन केंद्र मार्केट यार्ड कोल्हापूर इथं तुम्हाला उपलब्ध होतील.